अच्छा, एक बात बताइए, साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर बनते हैं क्या? नहीं, वो कागज और स्याही से भी बनते हैं। आज हम ब्रिटिश भारत के उसी कानूनी सफर को समझने वाले हैं। उन कानूनों और एक्ट्स की कहानी जिन्होंने लगभग 250 सालों तक एक कंपनी को पहले साम्राज्य में बदला, फिर उसे चलाया और आखिर में उसे खत्म भी कर दिया। ये पूरी कहानी एक ही सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो बस मसाले और कपड़ा खरीदने बेचने आई थी, वो एक पूरे उपमहाद्वीप की शासक कैसे बन गई। इसका जवाब ना सिर्फ जंग के मैदानों में नहीं है, बल्कि लंदन की पार्लियामेंट में पास हुए कानूनों में छिपा है। ये एक ऐसी जीत थी जो धीरे धीरे एक एक एक्ट करके दस्तावेजों से हासिल की गई थी। तो इस पूरे कानूनी सफर को हम 4 बड़े हिस्सों में देखेंगे। पहले, कंपनी का व्यापारियों से शासक बनना। फिर ब्रिटिश राज का एक सिस्टम के तहत बनना। उसके बाद स्वशासन के अधिकारों की वो धीमी शुरुआत, और आखिर में आजादी और उसकी विरासत। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई तो थी व्यापार करने, वो धीरे धीरे शासक बन रही थी। लेकिन ये बदलाव कोई सीधा साधा नहीं था। ये तो भयंकर कंफ्यूजन, लालच और कह सकते हैं कि पूरी तरह से अराजकता का दौर था। कहानी शुरू होती है 1601 से। एक सिंपल सा ट्रेडिंग चार्टर मिला था, लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुई 1764 की बक्सर की लड़ाई। यहां से कंपनी को मिली दीवानी, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने की पावर। और यहीं से शुरू हुआ वो अजीबोगरीब डुअल सिस्टम, जिसने इतनी गड़बड़ी मचाई कि लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को भी दखल देना पड़ा। अब ये दोहरी प्रणाली थी क्या? देखिए, इसकी बनावट ही अपने आप में एक प्रॉब्लम थी। सोच कर देखिए, सारा पैसा और फौज का कंट्रोल था कंपनी के पास, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। और दूसरी तरफ बेचारा बंगाल का नवाब, उस पर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी, पर जेब में ना पैसा था, ना हाथ में कोई ताकत। तो नतीजा क्या होना था? जाहिर है, भयंकर करप्शन, मिसमैनेजमेंट और आम लोगों की बर्बादी। तो इसी पूरे रायते को समेटने के लिए आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक लैंडमार्क कानून था, समझिए। पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे सीधे भारत के मामलों में दखल दे रही थी। इसने ऑफिशियली मान लिया कि भाई कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं, एक पॉलिटिकल पावर है। इसी के तहत गवर्नर जनरल का पद बना, सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई और कंपनी के अधिकारियों के प्राइवेट ट्रेड और घूसखोरी पर लगाम लगाई गई। ये उस अराजकता में व्यवस्था लाने की पहली सीरियस कोशिश थी। और फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने तो एक बहुत ही बड़ी और साफ बात कह दी। इसी कानून में पहली बार कंपनी के कब्जे वाले इलाकों को ऑफिशियली ब्रिटिश पोजेशंस यानी ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था। ऐलान कि असली बॉस कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। अगर पहला दौर अफरा तफरी का था, तो ये दौर था एक सोचे समझे टेकओवर का। यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कंपनी के पर कतरने शुरू किए और एक फॉर्मल साम्राज्य की नींव रखी, वही जिसे हम आज ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। कंपनी को एक झटके में खत्म नहीं किया गया, ये काम धीरे धीरे किश्तों में हुआ। देखिए, 1813 के एक्ट ने उसकी ट्रेडिंग मोनोपोली छीन ली। फिर 1833 तक वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। 1853 आते आते तो अधिकारियों की भर्ती का हक भी चला गया। और फिर 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। इसके ठीक बाद 1858 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान मिटा दिया। कंपनी खत्म तो गवर्नर जनरल का पद भी गया। उसकी जगह आया वायसराय। अब ये वायसराय कंपनी का आदमी नहीं था, ये सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि था। और यहीं से ऑफिशियली ब्रिटिश राज की शुरुआत मानी जाती है। अब कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये तीसरा दौर है जहां एक अजीब सी खींचतान चलती है। एक तरफ ब्रिटिश अपना पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ भारतीयों को सरकार में शामिल करने का प्रेशर भी बढ़ रहा था। तो ये दौर था रियायतें देने का, लेकिन हर रियायत बहुत सोच समझकर नपी तुली होती थी। शुरुआत हुई 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से। वैसे तो ये एक बहुत ही छोटा सिंबॉलिक कदम था। वायसरॉय को ये पावर दी गई कि वो कुछ भारतीयों को अपनी काउंसिल में नॉमिनेट कर सकता है। ध्यान देने वाली बात है, नॉमिनेट, इलेक्ट नहीं। इनके पास कोई असली पावर तो थी नहीं, लेकिन हाँ, ये पहली बार था कि भारतीय उस मेज पर बैठे थे जहां कानून बनते थे, भले ही सिर्फ नाम के लिए। और ये जो नुमाइंदगी थी, उसकी रफ्तार देखी ना आंकड़ों में, कछुए की चाल से भी धीमी। 1861 से लेके 1909 तक, मतलब करीब 50 साल में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बस कुछ दर्जनी बढ़ी। और सबसे बड़ी बात, मेजॉरिटी हमेशा ब्रिटिश अधिकारियों की ही होती थी। मतलब पावर का रिमोट कंट्रोल कभी हाथ से जाने नहीं दिया गया। फिर 1919 के कानून में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी जिम्मेदार सरकार जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, डायरकी यानी द्वैत शासन। अब ये बड़ा अजीब सिस्टम था। इसे ऐसे समझिए कि घर की चाबियां तो दे दी, पर तिजोरी की चाबी गवर्नर ने अपनी जेब में ही रखी। मतलब हेल्थ और एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स तो भारतीय मंत्रियों को मिल गए, लेकिन असली माल, पैसा, पुलिस, रेवेन्यू, वो सब ब्रिटिश कंट्रोल में ही रहा। और चलिए अब हम इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर पहुंचते हैं। यहां हम देखेंगे साम्राज्य को बचाने की वो आखिरी बड़ी कानूनी कोशिश, और फिर वो एक्ट जिसने इस 250 साल पुराने खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये अब तक का सबसे लंबा और डिटेल्ड कानून था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया और पावर्स को 3 लिस्ट में बांटा, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। ये सुनना बड़ा दिलचस्प है कि आज हमारे संविधान में जो शक्तियों का बंटवारा है, उसका ब्लूप्रिंट कहीं ना कहीं इसी एक्ट से लिया गया है। और फिर वो कानून आया जिसने इतिहास का पन्ना ही पलट दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। बस इस एक डॉक्यूमेंट ने ब्रिटिश राज की पूरी इमारत को गिरा दिया। इसने 2 देश बनाए, भारत और पाकिस्तान। वाइसरॉय का पद हमेशा के लिए खत्म किया, और सबसे जरूरी, दोनों देशों को अपना भविष्य, अपना संविधान खुद लिखने की पूरी पूरी आजादी दी। 15 अगस्त 1947, इस तारीख को ये 250 साल लंबा कानूनी सफर खत्म तो हो गया, पर एक सवाल है, क्या ये वाकई में पूरी तरह खत्म हुआ? आज भी हमारी पार्लियामेंट, हमारे कोर्ट्स, हमारी पुलिस, इन सब के सिस्टम में उस ब्रिटिश कानूनी ढांचे का कितना डीएनए बचा हुआ है? ये विरासत कितनी गहरी है, ये सोचने वाली बात है।